नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। एक तरीके से ये मान लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा या दंगा फसाद अब 2017 के बाद नहीं होता। लेकिन एक बार फिर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिस तरीके से उपद्रवियों ने तांडव किया है, उससे एक बार फिर कानून व्यवस्था और जो स्थानीय प्रशासन है उसको एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष को मौका मिला है कि सरकार पर वो उंगली उठा सके। पूरे शहर में लगातार तनाव अभी भी बना हुआ है। कल रात ये उपद्रव बहुत ज़बरदस्त हो गया था। प्रतिमा विसर्जन को लेकर शाम को बवाल हुआ। बवाल की शुरुआत कहते हैं कि एक झंडे उतारने और लगाने को लेकर हुई। विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच में ये संघर्ष हुआ, जिसमें एक राम गोपाल नाम के युवक की हत्या कर दी गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, आज सुबह से 11 बजे और 12 बजे जिस तरीके से उपद्रवियों ने एक तरीके से हिंसा का नंगा नाच बहराइच के महसी में खेला, उससे साफ तौर पर पता चल गया कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन का सिस्टम ढीला था। या यूं कहा जाए कि हर साल छोटी मोटी झड़प होती है, और पता तो ये भी चला है कि 2-3 दिनों से ये जुलूस को लेकर, प्रतिमा विसर्जन को लेकर छोटी मोटी झड़पें हो रही थी। इसे हल्के में लेने के कारण इतना बड़ा फसाद हो गया। अगर आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आने के बाद से तमाम तरीके के जो अपराध हैं, सांप्रदायिक हिंसा है, इसमें काफ़ी लगाम लगी थी। लेकिन 2017 से 2020 के मुकाबले अगर 2020 से 24 के बीच ये काफ़ी कुछ नीचे हो गया था। जो झड़पें सांप्रदायिक हिंसा की वो बिल्कुल बहुत ना के बराबर हो गई थी। लेकिन बहराइच में इस तरीके की स्थितियां एक बार फिर पुलिस प्रशासन और सिस्टम को चुनौती दे रही हैं। महसी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अफवाहों पर नियंत्रण के लिए सिस्टम लागू कर दिया गया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस, जो एसटीएफ के भी चीफ हैं, उनको पिस्तौल लेकर दंगाइयों को दौड़ाना पड़ा। ये तस्वीर आपकी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अमिताभ यस हैं, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के एडीजी, जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था है, और उनको पिस्तौल लेकर दंगाइयों को खदेड़ना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ से जाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस अपर मुख्य सचिव गृह सचिव संजीव गुप्ता, अपर मुख्य गृह सचिव दीपक कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से दौड़ते नजर आ रहे हैं, जरा उनकी ललकार को भी सुनिए। वो ललकार रहे हैं। किस तरीके से वो ललकार रहे हैं आप देख रहे हैं। तो ये स्थिति जब लखनऊ से जाकर पुलिस अफसरों को करनी पड़ी तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हुई। अस्पताल जला दिया गया, एक बाइक का शोरूम फूंक दिया गया। बहुत आज दोपहर भयंकर तांडव हुआ। असामाजिक तत्वों, गुंडों और सांप्रदायिक तत्वों ने बहराइच को एक बार फिर से जला दिया। तो कुल मिला के अभी भी ये कहा जा सकता है कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। थाना अध्यक्ष और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन डीएम और एसपी की कितनी जिम्मेदारी है अभी शासन को तय करना है। एक तरफ ये तस्वीर बहराइच की खतरनाक तस्वीर, उत्तर प्रदेश में अब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई तांडव फिलहाल हाल के 2-3 वर्षों में कहीं किसी जिले में हुआ हो। बहराइच में ऐसा तांडव हुआ। ये साजिश किसकी थी, ये बड़ा सवाल है। इस साजिश से किसको फायदा, बड़ा सवाल है। जब ये बहराइच में ये साजिश चल रही थी, ये हिंसा चल रही थी, उसी दरमियान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना इलाके में, जहां दलितों की आबादी काफ़ी है और दलित समाज के लोग जाहरवीर गोगा को पूजते हैं, तो जाहरवीर के मंदिर में कुछ जो साहित्य रखा था, कुछ धर्म ग्रंथ कहा जाता है रखा था, वो बीती देर रात असामाजिक तत्वों ने उठाकर एक बाग में ले गए उस ग्रंथों को जाहरवीर के, और उनको आग लगा दी। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव, जाति तनाव फैलाने की कोशिश की गई। यहाँ जाति हिंसा की साजिश रची गई थी। पुलिस ने यहाँ तुरंत कार्रवाई करते हुए
गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन मुकदमा दर्ज किया गया है। संदिग्ध अपराधियों की तलाश में छापेमारी की गई है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा और बिजनौर में धर्म ग्रंथ जलाने की घटना। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। नगीना है, यहाँ से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिन्हें चंद्रशेखर रावण भी पहले कहा जाता था, वो चंद्रशेखर आज़ाद सांसद हैं। यहाँ दलितों की आबादी अच्छी खासी है। जहारवीर गोगा को दलित समाज अपना भगवान मानता है। कभी दलितों के रक्षा के लिए क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले जहारवीर गोगा चौहान ने क्षत्रियों के बजाय उन्होंने दलितों की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, इसलिए दलित समाज उन्हें जहारवीर गोगा को अपना भगवान मानता है। और उनकी शान में कोई अगर खता हो जाए तो जाहिर सी बात है। तो ये दो तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश को एक तरीके से जलाने की साजिश रची गई। अब ये साजिश किसने रची? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हिंसा असामाजिक तत्वों द्वारा, चाहे बहराइच हो, चाहे यहाँ कोशिश की जा रही है, विभाजन की स्थिति पैदा करने की बात की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये वास्तव में एक प्लान नज़र आता है। और ये प्लान क्यों किया गया? बहराइच की साजिश, और अगर देखें तो नगीना में जिस तरीके से जाति हिंसा और तनाव की साजिश रची गई, इसमें फ़ायदा किसको है? मंथन में आज सबसे बड़ा यही सवाल कि इन साजिशों के बीच कौन लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर के बैठने की जगह थी, उस जगह पर आगे नहीं जाना। बहराइच और नगीना की साजिश, यहाँ साजिश जो रची गई नगीना में दलित समाज को लेकर जिस तरीके से साजिश रची गई, जहारवीर गोगा का जो साहित्य था, जो धर्म ग्रंथ था, उसे जला दिया गया। इससे तनाव, जाति तनाव, तो एक तरफ जाति हिंसा की साजिश, दूसरी तरफ सांप्रदायिक हिंसा करा दी गई। और तांडव सड़क पर, हाईवे पर, सीतापुर हाईवे पर जबरदस्त तांडव, आगजनी, मतलब ऐसा लगा कि प्रशासन, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं। एक भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के विधायक हैं अरविंद सिंह, वो लगातार प्रशासन पर नाकारापन का आरोप लगा रहे हैं। अभी तक डीएम एसपी बरकरार हैं। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री लगातार चीज़ों से अपडेट हैं, लेकिन राजनीति अपनी रोटियां सेंक रही है। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए,
एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, न नकल माफियाओं को रोक पा रही, न भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। बहराइच में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल होने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला किया है, शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस पर हमला किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक भी दोषी, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी एक ट्वीट करके कहा था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के ट्वीट में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो कह रहे हैं कि जो लापरवाह, जिसने लापरवाही करती है, उनका इशारा अधिकारियों की तरफ भी है। तो देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आज बड़ा अहम विषय है कि इस साजिश से फ़ायदा किसको है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी चुनाव है। अलग अलग तरीके से जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि किसी एक चुनाव को जीतने के लिए कोई दल या कोई संगठन इस तरह की चीज़ें करेगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार लगातार जब भी चुनाव मैदान में जाती है तो इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अब नहीं होते। लेकिन ये घटना, सांप्रदायिक हिंसा की घटना, बहुत भयानक तरीके से ये घटना सामने आई है और इसमें प्रशासन की चूक है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद। आलोक तिवारी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। सुमैया राणा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से जुड़े हैं, विश्लेषक हैं। संतोष श्रीवास्तव बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर जितेंद्र सरोज दलित चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। दिवाकर मिश्रा, आप लोग सांप्रदायिक हिंसा मुक्त, दंगा मुक्त, मुझे नहीं लगता जितने चुनावों में आपकी पार्टी के नेता प्रचार करने जाते हैं उत्तर प्रदेश में या जहां भी देश में, तो वो इस बात को एक मॉडल रखते हैं कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, माफिया मुक्त, अपराधी मुक्त कर दिया।
बहराइच की घटना में सीधे तौर पर नाकारापन नजर आ रहा है पुलिस का, प्रशासन का। और लखनऊ में बैठे अधिकारी तो कल संडे मना रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था रात तक क्या हो रहा है। मतलब मुख्यालय में बैठे लोग, उनको पता ही नहीं था घटना क्या हो रही है। तो आज सुबह सुबह सब जाके वहाँ कूद पड़े और जो वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में भी हिंसा का जो तांडव हुआ है वो बहराइच के लोग ही बता सकते हैं, और भी बेहतर संतोष श्रीवास्तव जुड़े हैं वो बताएंगे। लेकिन क्या जो चीज़ें थी, कहीं तंत्र में खामी आ रही है, क्योंकि एक साथ दो घटनाएं हुई हैं। बिजनौर में भी घटना हुई, जाति हिंसा की साजिश, सांप्रदायिक हिंसा हो गई। कौन लोग हैं ये, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? इसके पीछे कोई राजनीतिक नेतार्थ है क्या, दिवाकर मिश्रा? आप देख रहे हैं कि जब से लोकसभा का चुनाव हुआ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें मिल गई, तो अब उन्हें लग रहा है कि इन प्रकारेण जो है योगी महाराज की सरकार को अस्थिर किया जाए, ऐसा माहौल पैदा किया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर कि उन्हें 2027 में कुछ फायदा मिल जाए। यही उपक्रम उत्तर प्रदेश में स्थान स्थान पर हो रहा है। आप दो जगह की घटना की बात कर रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नामचीन नेता अपराध में लिप्त पाए गए हैं, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, चाहे रामपुर का हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, देवरिया का मामला रहा हो, यह केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए स्थान स्थान पर वह समाजवादी पार्टी के लोग अपने चरित्र के अनुसार काम कर रहे हैं। मैं आपको अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर की घटना बता रहा हूं। अगर हमारे पुलिस के अधिकारियों ने समझदारी से काम न लिया होता तो यह लखनऊ में भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में उपद्रव कर देते, और उसी तरह का उपद्रव कर देते जैसा आप जिक्र कर रहे हैं बहराइच में, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं नगीना में। तो ये लोग लगे हुए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश जी, आपके पिताजी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान इमरजेंसी मीसा में के शिक्षों के अंदर घुसेड़ देने वाली इंदिरा गांधी के बेटे के साथ आप गलवैया डाल करके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि जिन इंदिरा गांधी ने निर्दोष लोगों को पूरे दिवाकर जी मैं चाह रहा था कि मैं आपको बीच में ना टोकूं, लेकिन आप विषयांतर कर रहे हैं। मैं आज लॉ एंड ऑर्डर पे जो फेल्योर है उस पर मैं बात करने के लिए आया हूं। जयप्रकाश नारायण और राहुल गांधी के गठबंधन पे बात नहीं करने आया हूं। मैं आज बात कर रहा हूं दिवाकर जी कि जो ये जिसका आप लोग दावा करते हैं ना कि दंगा मुक्त, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, पिन ड्रॉप साइलेंस, आज देखा है तांडव किस तरीके है। दिन दहाड़े भरी दोपहर तांडव हुआ है बहराइच में। आप बवाल देख लो, पश्चिम बंगाल के में क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा, अरे उत्तर प्रदेश की बात करिएगा कि नहीं करिएगा? हमारी सरकार मतलब ठीक है, बारी बारी से आ रहे हैं। दिवाकर जी कंप्लीट करिए, जल्दी से। गलत काम करता है तो उसके खिलाफ सरकार भी काम करती है, प्रशासन भी काम करता है, लेकिन में तो ममता जी मतलब अधिकारी आपके फेल्योर हैं और वहां दंगा कराने अखिलेश यादव चले गए थे। ये बाबा पर आइए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे आइए प्लीज। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है सरेआम जो है। अरे भाई पूरी देशव्यापी चर्चा, इनको रोकिए प्लीज। दिवाकर जी नहीं मानेंगे, मैं एक ब्रेक पर चला जाता हूँ। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। दिवाकर जी मानेंगे नहीं, वो विषय को घुमा के जयप्रकाश नारायण और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में ले जाना चाहते हैं, और मैं आज कतई इस पर नहीं जाऊंगा। मैं आज जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर मैं बात करने वाला हूं और लगातार उसी पे चर्चा कर रहा हूं। एक ब्रेक ले रहा हूं।
साजिश से फायदा किसको? बहराइच और नगीना में घटनाएं सब, बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा और नगीना में हिंसा की साजिश, ये अपने आप में दो बड़ी घटनाएं। सीधे रुख सुमैया राणा की तरफ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। सुमैया जी, दिवाकर जी ने बंगाल से लेके पता नहीं हिमाचल तक किन किन राज्यों तक वो पहुंच गए, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं दिवाकर जी। बड़े चतुर प्रवक्ता हैं, बड़े पके हुए चावल हैं, पुराने नेता हैं, इनको जानते हैं। तो ये उस गोल पोस्ट पर आने ही नहीं दे रहे हैं जहां ये चर्चा होनी है कि इनका जो लॉ एंड ऑर्डर अब कमजोर हो रहा है। सुमैया राणा। बिल्कुल, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि ये किस दिशा में ये डिबेट जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने, मैं उनकी बात का सबसे पहले जवाब दूंगी। बहराइच की हिंसा और वहां के फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को वो जेपी आंदोलन के जो मुखिया, या यूं कह लें कि जयप्रकाश नारायण जी की जो प्रोग्राम था उसमें जाने को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जिस तरीके के इल्जाम लगा रहे थे, मुझे लग रहा है ये बहुत ही हास्यास्पद है। किसी एक व्यक्ति को, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, वो उस स्थल पर जा करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहा हो और उसको आप पूरी फोर्स लगा के, पूरी ताकत जोड़ करके आप वहां पर रोकना चाह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं उससे भी बड़ी हिंसा हो जाती। तो साहब, कुछ आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए, वहां पर इतने लोग परेशान हो रहे हैं। बहराइच में जिस तरीके की बात हुई है, आप खुलकर के ये बात बोलनी चाहिए थी। लाउड स्पीकर पर प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए दिवाकर जी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मिश्रा जी, सुन लीजिए आप मेरी बात। बोलने दीजिए। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान जाने वाले लोगों के बीच में जो उपद्रवी आकर के लाउड स्पीकर पे आपत्तिजनक भाषा शैली के गाने बजा रहे थे, फिर दूसरों की छतों पे चढ़ के हरे झंडे उतार के भगवा झंडे लहरा रहे थे, उसके बाद जो उसका रिएक्शन हुआ, उसमें एक बच्चे की, एक व्यक्ति की जान चली गई। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर किसी की जान जाती है तो वो जान वापस नहीं आ सकती। ये जिम्मेदारी सरकार की है। दिवाकर जी सुनिए, दिवाकर जी सुनिए। ये थी सरकारों की कि उनको देखना चाहिए था कि जब डीजे पर इस तरीके की बात हो रही है। दिवाकर जी आप अपनी बारी में बोलिए, उनको बोलने दीजिए प्लीज, गलत तरीका है। बोलिए सुनिए, बोलिए सुमैया, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। गलत मत बोलिए। पर एलानिया जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, उसका रिएक्शन होना लाजमी था। रिएक्शन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मस्जिद में चल करके गुंडा चलाए, इकट्ठे किए गए। समाजवादी पार्टियों से सत्ता इससे हट के कभी इंसानियत के लेवल पे बात किया करिए। इंसानियत को भी आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं, आप इंसानियत पे बात नहीं करेंगे। कुर्सी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह वगैरह, आप उसी में उलझे हुए हैं। अरे आप ये देखिए कि इतना बड़ा उपद्रव। अरे सुमैया जी, एक इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सुमैया जी मैं रोक रहा हूं आपको, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इस बार उनको मंत्री पद नहीं मिला, चुनाव भी हार गए हैं। वो कह रहे थे कि भाई ये जो पूरा दंगे हैं अखिलेश यादव करा रहे हैं, देश में जो ट्रेन की पटरियां अखिलेश यादव उखाड़ रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या भी अखिलेश यादव के इशारे पर हो गई, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग। ये बचकाना है, ये बचकाने बयान है। और मुझे लगता है कि चिलम का असर बहुत दूर दूर तक है। तो इस तरीके की भाषा शैली की हम उम्मीद करते हैं। दिवाकर जी प्लीज, आप बोल चुके, बोलने दीजिए। नहीं करेंगे, इनके पास कंटेंट्स नहीं है कि ये किस तरीके की बात करनी है इनको, क्योंकि इनको अपने ऐप छुपाने हैं। वो मेरे पापा का एक बहुत मशहूर शेर है कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तो इनको ये पर्दा डालना है, क्योंकि पूरी तरीके से इनकी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेल है। और फिर ये आपको पिछला याद दिलाने लगेंगे कि उस सरकार में ऐसा हुआ था, इस सरकार में। अरे साहब, आप तो बड़े बड़े दावे करके आए थे, आपके हाथ में सत्ता है, आप दल बल के साथ है, उसके बावजूद आप फेल क्यों हो रहे हैं? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? नंबर 1। नंबर 2, सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब देंगे या विपक्ष में बैठे हुए लोग जवाब देंगे? मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो भी जवाबदेही समाजवादी पार्टी सरकार की होगी, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी होगी तो भी जवाबदेही समाजवादी पार्टी की। तो मुझे नहीं लगता ठीक है सुमैया जी, ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। दिवाकर जी रुकिए। आलोक तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक तिवारी, ये बड़ी गंभीर घटना हुई है। आलोक तिवारी, दिवाकर जी मैं म्यूट करा दूंगा। दिवाकर जी आप वरिष्ठ नेता हैं। दिवाकर जी आप वरिष्ठ नेता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपका माइक बंद करा दूं मैं।
दिवाकर जी प्लीज अपनी बारी आने पे बोलिए। आप बहुत वरिष्ठ नेता, मैं आपका सम्मान करता हूं, कृपया प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, डिबेट ऐसे नहीं चलती दिवाकर जी, विचार आने चाहिए प्लीज। आलोक तिवारी की तरफ रुक करूंगा। आलोक तिवारी, दिवाकर मिश्रा से हम सवाल कर रहे हैं भाई बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर तो गड़बड़ा गया। कल अधिकारी उसको हल्के में लेते रहे, आज भी तमाम अधिकारी पहुंचे, उनके सामने बवाल होता रहा, दिल्ली दरबार तक पूरा मसला ये पहुंचा। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये जब इनसे हम सवाल कर रहे हैं भाई बहराइच में क्या हो गया, नगीना में क्या हो गया, तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया। मैं समझ नहीं आ पा रहा हूं क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये। उनको भी नहीं पता होगा वो क्या कह रहे हैं। दिवाकर जी, वो आलोक जी, हमारे को मौका दीजिएगा। मैं आपको ले रहा हूं। आलोक जी बोलिए, आपको मैं सुन नहीं पा रहा हूं। आलोक जी अनम्यूट करिए। हाँ, देखिए, सर्वप्रथम जो उस बहराइच की घटना में जिस रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु हो गई है, मैं उसे श्रद्धांजलि देता हूं। मैं गांधी की पार्टी का हूं, मुझे ये भी गांधी की हत्या नजर आ रही, और ये सवालात मुझे खींच के गांधी जी की हत्या पर ले जाते हैं। आपको मालूम है दंगा होता नहीं है, कराया जाता। आइए मैं इनकी पोल खोलता हूं। इनके लिए शहादत थी, और इस भाजपा के प्रवक्ता को शर्म भी नहीं आई जो दो शब्द संवेदना और श्रद्धांजलि के बोल देता, ये मरवा देते हैं। ऐसे ही कासगंज में इन्होंने इनके बवाल में 26 जनवरी को मुस्लिम जो आज से 4-5 साल पहले मुस्लिम लोग 26 जनवरी का तिरंगे का इंतजाम कर रहे थे, और भीड़ में घुस गया चंदन गुप्ता, वो बच्चा मर गया। ये मरवा देते हैं, ये परिवार बर्बाद करते हैं, इसलिए परिवारवाद का विरोध करते हैं, और कोई आदमी झांक फेरने नहीं जाता। मैं आपको बताता हूं दंगा कैसे कराया जाता है। ये गांधी जी की हत्या गोडसे ने करी थी। नारायण आप्टे ने पीछे से अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। दंगा रोका कैसे जाता है, माउंटबेटन ने कहा था किलर वाज ए हिंदू, लेकिन ही डिडंट नो। 25 साल बाद उसने डोमिनिक लिपियर को बताया था कि आई डिड नॉट नो वेदर ही वाज हिंदू और मुस्लिम, व्हाट कुड आई डू टू सेव इंडिया फ्रॉम फ्लेमिंग। ये सबसे बड़े दंगाई हैं। ये अपराध की बात कर रहे थे बैठे, पूरे देश के मामले गिना करके। भारतीय जनता पार्टी हैज बिकम द लास्ट रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल्स। राम रहीम के मैटर में क्या होता है, दैट इज अनहर्ड केस। वो बीजेपी का एडॉप्टेड क्रिमिनल है। एक पीसफुल स्टेट था हरियाणा, पूरा दंगे में झोंका इन्होंने। उड़ीसा में ये गए, उड़ीसा में 2 बार दंगे हो चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री अभी मोहन भागवत ने क्या बोला, इतनी जल्दी तो ना होम्योपैथिक एलोपैथिक कोई दवा असर करती है। क्या बोला, न पटे न कटे। अरे 8,500 करोड़ रुपया काट लिया आपने दलितों गरीबों का बैंक मिनिमम बैलेंस में। है औकात बोलने की? चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, आज इसी पर रहते हैं। मैं इसी पर मैं बता रहा हूँ, सवालात ऐसे मामलों से सवालात डाइवर्ट कैसे किए जाते हैं। ठीक है, मामला उठाइए आप। प्रशासन फेल हुआ है, नहीं प्रशासन फेल किया जाता है। जैसे आपने कहा कि इतवार के दिन सब छुट्टी मना रहे थे, एक संवेदनशील मसला है, धार्मिक जुलूस निकलने हैं। 2-3 दिन पहले अगर प्रशासन उचित समझता तो जा करके पहले पंडितों की और मौलवियों की मीटिंग कराता, मोहल्ले के मुअज्जिज लोगों की मीटिंग कराता, पुलिस के इंतजामात होते। उस आदमी की जरूरत कैसे हो गई किसी के घर में जाकर के झंडा उतारने की? क्या अगर उसने इस्लामिक झंडा लगा रखा तो क्या देश में बैन है? उससे बड़ी गलती उसकी जिसने गोली मार दी। क्या वो आदमी कैसे पहुंच गया? पुलिस क्या करे? नहीं, ये आलोक जी, आप किसी के देखिए, जो दंगाई है, जो हिंसा फैला रहा है, वो कोई भी हो, हम उसके समर्थन में नहीं खड़े हो सकते। जितेंद्र सरोज हमारे साथ दलित चिंतक के रूप में जुड़े हैं। जितेंद्र जी, नगीना में मैं आ रहा हूँ, आलोक तिवारी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं जितेंद्र को जरा लेना चाह रहा हूँ। जितेंद्र सरोज जी, नगीना की घटना जैसे ही सुबह मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये तो लग रहा है कि पैन यूपी और पैन इंडिया एक साजिश चल रही है, क्योंकि नगीना में जहारवीर का जो साहित्य था, धर्म ग्रंथ जिसे आप कह सकते हैं, उसको जला दिया गया। जहारवीर गोगा का महत्व क्या है आप जानते ही हैं, सारे लोग जानते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा की साजिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा, इस ट्रेंड को आप किस तरह देख रहे हैं? और इस बीच आज लखनऊ में भी अमन गौतम की हत्या को लेकर तमाम बातें हुई। लगातार पॉलिटिकल लोग भी जा रहे हैं उनके घर मिलने जुलने, तो एक अलग तरीके से एंगल उठाया गया। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कह रहे हैं कि पटरियों को उखाड़ना
इस तरह की घटनाएं करना, 4 महीने में घटनाएं बहुत हो गई, क्या बातें लोग कहना चाह रहे हैं और ये एक किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप नगीना से बहराइच तक? देखिए, सीधी सी बात है, मैं यही बोलूंगा कि बीजेपी अपने एक एजेंडे के तहत काम करती है। उनका काम है पहले तालाब में कंकड़ पत्थर मारना, फिर उछाल जैसा आएगा उसके हिसाब से अब से वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। एक तरफ तो कम्युनल और एक तरफ तो कास्टिज्म। वो चेक किया जा रहा है कि हिंदू बटे हैं कि नहीं बटे हैं। वो जो मुद्दा है उनका, बटेंगे तो कटेंगे, वो देख रहे हैं, इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि वास्तव में क्या अभी हमारा ये चीजें हमारी तरफ मोटिवेट हो रही है कि नहीं हो रही। जो SC ST का समुदाय है अपने आप को हिंदू मान रहा है कि नहीं मान रहा है, हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, इधर से इसको चेक किया जा रहा है, कास्टिज्म से इधर चेक किया रहा है। आप सोचिए, बहराइच में भी कुछ दिन पहले दलित बच्चों के ऊपर मुंडन करके चोर लिख के कहा गया, उसके लिए कोई हिंदू संगठन या कोई बुलडोजर तो नहीं चला, ना कोई हिंदू संगठन आया था। याद करिए, कुछ दिन पहले का मुद्दा है, मुझे लगता है बहराइच का मुद्दा है जी। लेकिन इस मुद्दे के लिए सारे हिंदुओं को बोला जा रहा है एक हो जाओ, एक हो जाओ। चूंकि एक्चुअली हमारे लोग सिर्फ आवाज पे ही चले जाते हैं क्योंकि वो अनपढ़ है, अशिक्षित है, उन्हें पता ही नहीं वास्तव में चल क्या रहा है उनके साथ। अगर इतना होता शायद ये हालत आज दलितों के यूपी में ना होते जो हो रहे हैं। ठीक है, अमन गौतम की हत्या हुई पुलिस कस्टोडियल डेथ में। कस्टोडियल डेथ कोई आसान बात नहीं है। चलो मानते हैं कि वो ताश पत्ता गाजा जो भी खेल रहा था, कुछ भाई लीगल तो है, लेकिन उसके लिए क्या जान जानी। और जिस हिसाब से रिपोर्टें आ रही हैं, एक आदमी, एक पड़ोसी जो बच्चा कह रहा है कि मारा पीटा गया, और एक जो जिसको सरकारी गवाह बनाने की कोशिश हो रही है, जो साथ में पकड़ा गया था, वो कह रहा है मारा पीटा नहीं गया। और कार्डियक अरेस्ट में डेथ में लिखना, एक हम डॉक्टर सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट लास्ट में हम कार्डियक अरेस्ट ही लिखते हैं जी। ठीक है, वो बात अलग बात है, ये मुझे ना बताया जाए। दूसरी बात ये है कि जो आग की भावना ना पूरे इंडिया में चल रही है, एक्चुअली चुनाव है, महाराष्ट्र चुनाव जीतना है, उपचुनाव जीतना है। मैं 2-3 दिनों में घटना का उल्लेख करूंगा। अभी आपके मिश्रा जी बोल रहे थे भाजपा के, उन्होंने काफी स्टेट छू लिया था, मैं सिर्फ 1 सेकंड में खत्म करूंगा। महाराष्ट्र में 12 तारीख को ही RSS का मस्जिद के सामने का बवाल हुआ। महाराष्ट्र में 12 तारीख को NCP नेता को मारा गया है। 12 तारीख को हैदराबाद में मूर्ति तोड़ी गई जिसका आरोपी ही हिंदू था, कृष्णैया गौड़। ठीक, फिर 14 तारीख को तेलंगाना में मूर्ति तोड़ी गई है। उसी गोंडा जो कि बहराइच का ही पड़ोसी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गोरा कर रहे हैं, सुनिए 13 तारीख को वहां भी सुबह दंगा भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन वहां के DM SP ने मौके को संभाल लिया। ये बहराइच में क्यों नहीं संभाला गया? और जो बातें आ रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, उसमें जो मिश्रा नाम का लड़का जिसकी डेथ हुई है, उसकी मदर खुद कह रही है कि हाँ मेरे लड़के ने झंडा उतारा और झंडा पे ये माता रानी माता का झंडा फहरा दिया, इसलिए बवाल बढ़ा और गोली मारी गई, गोली चलाई गई है। सच्चाई है, ये प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, हर स्टेट में जहां भी बीजेपी की सरकार है। ठीक है, और अब कुछ सूझ नहीं रहा है। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में परिणाम आए हैं, हरियाणा चुनाव का जिस तरह परिणाम आया है, वो तो सबको पता है। अब आगे का इनका जो मेन पर्पज होता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हैक करना और स्टेट गवर्नमेंट को हैक करना, बाकी चीजें सब आराम से चलती रहती हैं। इसलिए इनका मेन मुद्दा होता है सत्ता को किस तरह से हासिल करना, उसके लिए जो भी एन केन प्रकार होगा। और याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा आप देखिए हैदराबाद में भी मुद्दा दिया गया, उनकी माधवी लता जो इनकी बीजेपी की नेता यही बोली ना, दुर्गा माँ का पंडाल में सांप्रदायिक रंग, जबकि उसमें तोड़ने वाला कृष्णैया गौड़ी था। ठीक है, अभी फिर 14 तारीख को तोड़ी गई, आज ही तोड़ी गई है, उसमें भी मुद्दा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में मारा गया नेता, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां एक कांस्टेबल की बेटी और पत्नी को मारा गया है, वहां भी आग जल रही है। तो बताने के लिए कुछ बहुत ठीक है, किसका किसका गिनाया जाए वो हम ठीक है। डॉक्टर सरोज, मैं रोक रहा हूं आपको और रुक करूंगा। हयात उमर साहब का, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। हयात साहब, एक तो बहराइच की घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, क्या चीज़ें हैं? दूसरा, 2 वक्ता इस बात को कह रहे हैं कि एक इस तरीके से अभी आलोक तिवारी ने गांधी की हत्या से जोड़कर यहाँ तक चीज़ों को कह दिया, जितेंद्र सरोज कह रहे हैं, कृष्णैया गौड़ और तमाम जगह बातें बता रहे हैं कि भाई पीछे से नारा कोई और लगा रहा, हिंसा कोई और कर रहा। ये जैसे नगीना में एक साजिश हुई, वो मतलब सौभाग्य रहा कि सफल नहीं हो पाई, वहाँ जाति हिंसा नहीं हो पाई, सांप्रदायिक हिंसा हो गई। और पैन इंडिया कई घटनाएं हुई, 22 घटनाएं हुई हैं। ये इनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? कोई राजनीतिक मंशा है इनके पीछे? आखिर इन साजिशों का फायदा किसे मिलेगा? या फ़ायदा ये सडन घटनाएं हैं, सिर्फ साजिशें नहीं है?
दुर्गेन जी, बड़ा गंभीर विषय है जी। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है आज। आपका आज की डिबेट का टॉपिक है साजिश से किसको फायदा। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक साजिश और एक फायदा। जी। सवाल यहीं पे उठता है कि साजिश किसने की और फायदा किसको पहुंचेगा। साजिश किसने की अभी हम नहीं जानते, आरोप प्रत्यारोप है। अभी कोई इसमें सरकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं आया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई न्यायिक जांच नहीं हुई है। साजिश हुई है कि नहीं हुई है तो किसने की है, ये अभी रहस्य में है, वही आना बाकी है। फायदा किसको है इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। तो क्या ये बात सर्वविदित नहीं है या कोई नहीं जानता या ढकी छुपी है कि सांप्रदायिक हिंसा से या सांप्रदायिक तनाव से किसको फायदा पहुंचता है। कौन सा दल ऐसा है, कौन सी संगठन ऐसे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनको सांप्रदायिक हिंसा से फायदा पहुंचता है। एक बात। दूसरी बात यह है, इसको मैं यहां पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये आपके दर्शकों के लिए छोड़ दिया जाता सवाल है। वो सब समझदार हैं, सब जानते हैं और सब समझते हैं। बात ये हो जाती है कि अब इतनी बड़ी घटना हुई कैसे और क्या प्रशासन इसको रोक सकता था। अगर साजिश थी, हम मान ले रहे साजिश है, सरकार कह रही साजिश है, सत्ता पक्ष कह रहा साजिश है, ठीक है साजिश है, तो इस साजिश का खुलासा करना, साजिश का पर्दाफाश करना, साजिश को कामयाब होने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। सत्ता पक्ष की है, जो सरकार में बैठा है उसकी है। तो सरकार ने इस साजिश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। क्या उसके पास कोई एलआईयू का इनपुट था कि इस तरह की चीजें होने वाली हैं, इस तरह का दंगा होने वाला है, इस तरह का बवाल होने वाला है। अगर इनपुट था तो उस पर क्या प्रिवेंटिव एक्शन हुए। हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी ये त्योहार या इस तरह की स्थिति होती है, चुनाव हुए चाहे त्योहार हुए, तो पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी रहती और उसमें आपको किसी भी तरह के जमावड़े के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत होती है जी। और पुलिस उसमें परमिशन बाकायदा लिखित उसमें देती है और उसके लिए बाकायदा इंतजाम करती है। त्योहार है, दुर्गा 9 दिन आदमी व्रत रखता है, माताओं की पूजा होती है और 9वें दिन विसर्जन होता है। हमेशा हर साल होता है, हर शहर में होता है, हर गांव में होता है। बात यह है कि क्या उस विसर्जन के रूट का जो जुलूस था उसका रूट तय था। क्या उसमें संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया था। क्या उन संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। अगर प्रथम चरण में ही ये कर लिया जाता तो शायद आगे मामला ही ना बढ़ता। पहले स्टेप पे फेलियर हुए, दूसरे स्टेप पे जैसा कि आरोप है, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, पथराव हुआ। तो क्या पथराव होने के तुरंत बाद जुलूस को बदला गया रास्ता, पथराव करने वालों को चिन्हित करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। अगर नहीं कार्रवाई की गई तो आक्रोश क्यों बढ़ा। अगर आरोप यह है कि डीजे पर आपत्तिजनक नारे लग रहे थे, आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, तो क्या पुलिस ने उस डीजे को बंद करने के लिए, उसको टोन डाउन करने के लिए कोई एक्शन लिया, प्रशासन ने कोई एक्शन लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, एक व्यक्ति जो दुर्भाग्य से बाद में मार भी, मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं इस तरह की घटना की, जो बाद में दुर्भाग्य से मार भी दिया गया, वो किसी के घर पर चढ़ जाता है, वहां पर एक धर्म ध्वजा को हटा देता है, तोड़ देती है रेलिंग, उस पर दूसरी धर्म ध्वजा लगा देता है। क्या पुलिस ने उसी वक्त एक्शन लिया। अगर उसी वक्त उसको हिरासत में ले लेती तो क्या उसकी जान नहीं बच सकती थी। इसका मतलब कि पुलिस या तो वहां पे मौजूद ही नहीं थी या फिर एक्शन लेने के लिए अनिच्छुक थी। दो बातें।
या तो पर्याप्त पुलिस ही नहीं मौजूद थी, निस्सहाय थी, जो हो रहा है सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, और अगर मौजूद थे, पर्याप्त बल था और उसने एक्शन नहीं लिया, तो इसमें दोषी फिर कौन है? फिर इसके बाद भी एक स्टेप इसके बाद भी एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, क्या आपने उसके बाद भी तुरंत एक्शन लिया? जो उनको गोली मारने के बाद जिनके ऊपर आरोप था, उनको तुरंत गिरफ्तारी, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया? क्या उसके बाद आपने इलाके में कर्फ्यू लगाया? आपने कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह 10 बजे तक मुख्यमंत्री के ट्वीट का वेट करते रहे, और उसके बाद भी आपको जब पता है कि ऐसा गंभीर मामला, संवेदनशील मामला, सांप्रदायिक मामला है, एक व्यक्ति की इसमें हत्या हो गई है, तो उसके शव को रातों रात पोस्टमार्टम करा करके सुबह अंत्येष्टि कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई? मैं वीडियोस देख रहा हूं लगातार, भीड़ हथियारों डंडों से लैस है, पुलिस कहीं दिख नहीं रही है, जो दिख रही वो असहाय है, वो कोई रोकने का उन्हें प्रयास नहीं कर रही है। दलित होता क्या तो कर दिया जाता साहब। लॉ एंड ऑर्डर का सड़क पे उतरना ये अपने आप में आपको आश्चर्यचकित नहीं करता? क्या ये स्थिति आ गई है जी कि पुलिस, सिपाही, कोतवाल, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, इन सब के होते हुए आप एक एडीजी लेन ऑर्डर को खुलेआम हाथ में पिस्तौल लेके सड़क पर उतरना पड़ रहा है, और फिर भी हिंसा रुक नहीं रही है? आप स्थिति की भयावहता समझिए पहले। और इसके बाद भी लगातार सोशल मीडिया पर, इंटरनेट बंद है, लेकिन लगातार सोशल मीडिया पर आग में घी डालने का काम हो रहा है। सत्ता पक्ष के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है, सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता, विधायक ट्वीट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बजाय स्थिति संभालने के, शांति की अपील करने के, जांच करने के, कार्रवाई करने के, लोगों को भड़काऊ ट्वीट, लोगों को भड़काने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। सरकार चुप बैठी है। हमारी भी तो बारी आएगी। इससे किसको आ फायदा रही हो रहा है? दिवाकर जी, अगर अधीर मत सरकार होइए, को फायदा नहीं हो अभी तो रहा आप है, ही की बारी, तो आपको सरकार सुनना एक्शन है। क्यों नहीं ले रही है? जी। बारी क्या आएगी? दंगा अगर करा सरकार को इससे फायदा सत्ता पक्ष में नहीं हो रहा है, तो सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, बिल्कुल मेरा मानना है कि तुष्टीकरण किसी की भी तरह का हो, अगर आप लोकतंत्र की जगह वोट तंत्र चलाएंगे तो ऐसे ही नतीजे आएंगे। ठीक है हाथ साहब, ठीक है। मैं सुमैया राणा को जरा लूंगा। सुमैया राणा, कहाँ आपके मुताबिक, आप विपक्ष के नेता हैं, आपके मुताबिक अगर दो बातें पूछी जाएं कि कहाँ चूक हुई है? मैं दिवाकर जी आ रहा हूँ, अधीर मत होइए, मैं आपको लूंगा। आइए ये क्या दो चूक हुई हैं इस पूरी घटना में? बहुत जल्दी से। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं एक महिला हूँ, और मैं एक महिला होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी खबर एलआईयू को होती है, पुलिस प्रशासन को होती है कि मैं कब निकल करके कहीं जाके आंदोलन न शुरू कर दूं। क्या इतना बड़ा जो जुलूस निकल रहा था, क्या एलआईयू उस पर कोई काम नहीं कर रही थी? क्या जिम्मेदारी ये पुलिस की नहीं थी कि एलआईयू को लगा करके ये देखा जाए कि कल जो इतना बड़ा जुलूस विसर्जन, मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलेगा, क्या वो रूट कौन सा था वो तय करना क्या इनका काम नहीं था पुलिस प्रशासन का? और फिर डीजे में क्या बज रहा है, इस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता था? तो जब सारी चीजों की शुरुआत ही गलत हुई तो उसका अंजाम तो खराब ही होना है, वो सही नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के एलआईयू का प्रयोग उत्तर प्रदेश की सरकार सुमैया राणा जैसी सोशल एक्टिविस्ट पर लगा सकती है। तो इस एलआईयू का इस्तेमाल इस तरीके के दंगा रोकने के लिए या उससे संभावित जो भी चीजें हो सकती है वो करे, तभी कुछ जाकर के हो सकता है। लेकिन उनके लिए तो ये दंगा जो होता है, ये सांप्रदायिकता का जो माहौल बनता है, उससे ये सोचते हैं कि हमारी कुर्सी सत्ती है, तो उससे फायदा होता है। फिर वो एक लिस्ट बनाते हैं 20 लोगों की, आरोपियों की, वो एक ही समुदाय के लोग होते हैं। कपड़ों से प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि पहचान हो जाती है कि कौन क्या है। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें एक संप्रदाय, एक समुदाय विशेष के खिलाफ तैयार करने की ये साजिश होती है, जिसमें दंगे भड़काओ, फिर इनको पत्थरबाज भी कह दो, फिर उसके बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो वो जो बेचारे जिनके साथ घटती है, चाहे वो इधर के लोग हो या उधर के हो, वो झेलते हैं और इनकी कुर्सी अपना सदी रहती है। ठीक बात है। एक बात, जितेंद्र राणा आजाद समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र जी के पास मैं आऊंगा। दिवाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफी अधीर हैं और आरोप लगाया कि इस तरह की चीजें आपको सूट करती हैं, आप लोग जानबूझकर भड़काते हैं लोगों को।
दुर्गेंद्र भाई, जो लोग हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं उनके बारे में मैं अधिक नहीं जानता हूं, लेकिन वो हमारे विपक्ष में अपनी बात रखते हैं और उनकी संख्या 4 आपने रखी है। तो आप मुझे 4 गुना समय अगर देंगे तब मैं चारों लोगों की बातों का जवाब ना, इसको इस तरह देखिए कि आप सत्ता हैं और सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे देखेंगे? ऐसा तो मैं डिबेट कर ही नहीं पाऊंगा अगर 4 और लोग 4 गुना समय आपको दूंगा तो। जल्दी बोलिए, समय देंगे तो बड़ी कृपा रहेगी। जल्दी बोलिए। जितेंद्र राणा को भी लेना, जल्दी बोलिए प्लीज। अब भैया हमने शांति से सुना था। दुर्गेंद्र भाई, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अभी बहुत तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक जो है विचार इन लोगों की तरफ से आए हैं जो हमारे 3 बंधु और 1 बहन बोली है। तो मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार रही और इनके पिता मरहूम मुलायम सिंह यादव की सरकार रही। तो इन सरकारों में आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि उस समय 72 जिले थे, तो 72 जिलों में कर्फ्यू लगा था। अरे ना, और 72 जिलों में जो है दंगे हो रहे थे। झूठ बोलते हैं, ये ऐसे ही अफवाह। अरे बोलने दीजिए, आप खंडन करिएगा ना, वो झूठ बोल रहे हैं तो अभी खंडन करिएगा, जल्दी बोलिए बस। समय फिर है नहीं, दिक्कत हो जाएगी, मुझे फिर मुश्किल हो जाएगी ना फिर। बोलिए आलोक जी रुकिए भाई, आलोक जी प्लीज, आलोक जी, दिवाकर बोलिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो। 90 का दशक जो था, दंगों की भेंट चढ़ा, कितने बड़े बड़े दंगे हुए, अयोध्या के अंदर गोलियां चला करके कार सेवकों की हत्या की गई। तो बताइए ना, अयोध्या में लगे दंगे, कर्फ्यू लगे हैं? मुलायम सिंह यादव की सरकार ने किया था। इतिहास का बताओ दिवाकर जी, इतिहास में कब तक जीतते रहोगे? इतिहास के नाम पर वोट कब तक लेते रहोगे आप लोग? भाई भूल जाओ, अभी बताओ कि भाई आपकी सरकार बनी है, जनता ने आपको बनाया है, आप बताओ गलती कहाँ हुई, चूक कैसे हुई? मैं बता रहा हूँ। सवाल दूसरा पूछिए। गलती ऐसे हुई कि पिछला इतिहास लेकिन उससे सुधर जाएगी, उससे गलती सुधर जाएगी, कमियां पता चल जाएगी। 72 जिले दंगे हो रहे थे, बिल्कुल जुलूस। ठीक है, भूल ही नहीं। ठीक है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जितेंद्र राणा को मैं लेता हूं। जितेंद्र राणा, जो नगीना की घटना हुई है उसे आपकी पार्टी और आप किस तरीके से देख रहे हैं? जितेंद्र राणा भाई, वही कहावत है कि फूब बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। ठीक है, सारे छेद बंद हो जाएंगे। ठीक है, बोलिए जितेंद्र राणा, बोलिए। एक सवाल है मेरा आपसे कि नगीना की घटना किस तरीके से देख रहे हैं? बोलिए जल्दी से। अरे भाई जितेंद्र राणा को बोलने दो भाई, बोलिए राणा साहब। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी दिवाकर जी हो गया, आ गई बात आपकी। दिवाकर जी प्लीज। जितेंद्र राणा बोलिए, बताइए। सवाल ये है कि नगीना की जो घटना हुई है, साहित्य जला दिया गया जहारवीर का, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक सामान्य घटना है, साजिश है, क्या मंशा है, कोई राजनीतिक मंशा है, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? कोई भी अगर किसी इतिहास को जलाया जाता है तो वो सामान्य नहीं हो सकती, वो गलत है। अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो वो कहीं भी घटती है, वो गलत है। ठीक बात है, घटना नहीं घटनी चाहिए। संतोष श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, मोटे तौर पर अब क्या स्थिति है? आप बहराइच में हैं, दर्शकों को अपडेट करिए। और अगर मूल रूप से बात की जाए तो कौन सी बड़ी वजह थी जिसके कारण ये घटना हुई, और क्या ये साजिश है? संतोष जी। दुर्गेश जी, मुझे कहने में ये कहीं संकोच नहीं कि जो घटना हुई है वो पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही से हुई है। जिस तरीके से यहाँ विसर्जन जुलूस निकला, उसके बाद यहाँ हालात पैदा हुए, उस दौरान मौके पे कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सबसे बड़ी बात, हालात को काबू करने वाले पुलिसकर्मियों को लोगों को समझाने के बजाय जो लाठीचार्ज कर दिया गया, उससे और हालात बिगड़ गए। इसके बाद में पूरा मामला हुआ और आज भी अभी भी वर्तमान समय में यहाँ हालात तनावपूर्ण है।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, एसटीएफ का कमांडो दस्ता, पीएससी बल सब लगे हुए हैं। एडीजी और गृह सचिव स्वयं यहाँ पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन अभी भी लोगों में जैसे दहशत का माहौल है। गैर जिलों से बहराइच आने वाले लोग एक दूसरे से हालचाल पूछकर अपने रिश्तेदारों से तभी वो बहराइच की तरफ रुक कर रहे हैं। इस तरह का भय व्याप्त हो गया है। व्यापारी भी इस बात को लेकर दहशत में है कि कहीं ना कहीं अभी बवाल हो सकता है, क्योंकि दूसरे दिन जिस तरीके से प्रशासन विफल रहा और बवाल जारी रहा, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल तो पूरी तरह उठ रहा है। जी दुर्गेश जी। दिवाकर जी, आप मुस्कुराइए नहीं। आपकी पार्टी के विधायक वही बातें कह रहे हैं जो संतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग पत्रकारों को खारिज कर देते हैं, पत्रकारों को जातियों में बांट देते हैं, धर्म में बांट देते हैं। एक विधायक जी का ट्वीट अभी जिसका जिक्र हयात उमर कर रहे थे, उन्होंने एक धर्म विशेष के 15 पत्रकारों को कह दिया कि साहब अब कैसे ये तो बायस्ड हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? आप लोग तो कुछ भी करे जा रहे हैं भाई। सब हमारे बहुत अच्छे हैं और दुर्गेंद्र भाई तो सबसे अच्छे। बोलिए, अब हम सवाल पूछेंगे तो आप तंज करेंगे हम पर। नहीं, आप देखिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जवाब तो हमें देना ही होगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया, देश का बंटवारा किया, फिर देश को हालात बहराइच के कैसे सुधारोगे? देश के बंटवारे में चर्चा कर लेंगे किसी दिन। बंटवारा जिन्ना और उनकी औलाद श्यामा प्रसाद ने मिलकर किया। नहीं, गलत बात आलोक जी, गलत बात। किसी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। महासभा ने बंटवारे नेहरू और जिन्ना, ठीक है भाई। नेहरू और जिन्ना की चर्चा नहीं है। संतोष श्रीवास्तव से एक सवाल वो ले लेते हैं। संतोष जी, मोटे तौर पर जो अभी परिस्थिति को अगर देखें तो अभी पूरी तरीके से स्थिति काबू में नहीं है क्या? दुर्गेश जी, अभी पूरी तरीके से स्थिति काबू में नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ जो अभी स्थित है इस पर यह अंदाजा लगाया सकता है कि पूरे इलाके में, चूंकि जो ग्रामीण का इलाका है वहाँ सुरक्षा पर अपना डेरा तो जमाए हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी जो है इस बात को लेकर आक्रोशित है। जो मौत हुई है युवक को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी अब धीरे धीरे गरमा रही है। तो मैं पूरी तरह से अभी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रहा हूँ कि हालात जो है काबू में है प्रशासन के। हालांकि प्रशासन ने 26 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया है, लेकिन ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने उपद्रव की जो है नींव खोदी। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने यहाँ शुरुआत की कि बवाल हो जाए, उसके बाद लोग जो है भाई के साए में जिए। अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जी दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका। हयात उमर साहब, एक अंतिम टिप्पणी, क्या करना चाहिए पुलिस को, सरकार को क्या करना चाहिए? ठीक है भाई, ठीक है, लड़ो नहीं भाई, आपस में सौहार्द बना के रखो। हयात उमर, एक छोटी सी टिप्पणी, छोटी सी, बहुत जल्दी। ठीक है दिवाकर जी, ठीक है, ओके। खोपड़ा फट गया। अरे भाई ठीक है आलोक जी, गुस्साइए नहीं। ठीक है दिवाकर जी। हयात उमर, एक छोटी सी टिप्पणी प्लीज। अनम्यूट करिए। उमर साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही हमें। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे जी। इससे जो राम गोपाल मिश्रा मारे गए हैं, ना उनकी जान वापस आनी है, ना जिन लोगों के घर फूके गए, जिनकी दुकानें फूकी गई, उनकी जान माल जिनकी खतरे में पड़ी, उनको कुछ भला होना। अभी भी सरकार को चेत जाए, जो वास्तविक दोषी हैं किसी भी पक्ष के हो, निष्पक्षता के साथ, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो चाहे मुस्लिम पक्ष के हो, निष्पक्षता के साथ वास्तविक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। कौन लोग थे, किन्होंने भड़काया, किनके कहने पर रामगोपाल मिश्रा छत पे चढ़े, कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस की बात नहीं मान करके डीजे नहीं करा, कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई, जान ले ली, कौन लोग बाद में सुबह लाठी डंडे लेकर के निकल पड़े और दुकानों और घरों को फूका, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नजीर बने। योगी जी जिस चीज के लिए पहचाने जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन के लिए, उसको वो सामने रख करके उसी के अनुरूप व्यवहार करे, कार्रवाई करे। पुलिस को छूट दे कार्रवाई करने की, उसमें सांप्रदायिक और जातीय भेदभाव ना करा जाए, और जनता के बीच ये मैसेज जाए कि अगर हम दंगा करेंगे, अगर हम भड़काएंगे, अगर हम इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान। बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, आलोक तिवारी, सुमैया राणा, डॉक्टर जितेंद्र सरोज, हयात उमर, संतोष श्रीवास्तव और जितेंद्र राणा। बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े। के न्यूज़ की भी यही अपील है कि आप लोग
सौहार्द बनाए रखें। रहना हमको आपको सब एक साथ ही है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए, राजनीतिक स्वार्थ भी हो सकता है, निजी स्वार्थ भी हो सकता है, इसके लिए हमको आपको लड़ा सकते हैं, हमारी भावनाएं भड़का कर हमारा शोषण कर सकते हैं, खून खराबा करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। नमस्कार।